गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं वो 9th स्टैंडर्ड में भी आपने देखा होगा। रियल नंबर्स में दोनों नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो मैं आशा रखता हूं कि आपको पता होगा। ओके, तो इसमें सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है थियोरम 1.1। थियोरम मतलब एक रूल होता है, वो इसे यूक्लिड्स थ्योरम भी कहते हैं और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी कहते हैं। ओके, तो हमारे जो एक्सरसाइज 1.1 होगी वो पूरी की पूरी इस थियोरम पे ही बेस्ड होगी। और अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेट द थियोरम 1.1 एंड एक्सप्लेन इट, ओके, स्टेट द थियोरम 1.1 या स्टेट यूक्लिड्स थ्योरम या स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, वो भी वर्ड टू वर्ड जैसा टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है। ओके, तो अब देखते हैं कि यूक्लिड इस थ्योरम में क्या कहना चाह रहे हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, satisfying a is equal to bq plus r, where 0 is less than or equal to r which is less than b. ओके, तो यहां पे क्या बोला गया है, a और b दो इंटीजर्स है जिनके लिए q और r जैसे दो और इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं और ये चारों मिलके क्या सेटिस्फाई करते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या है। एकदम सिंपली मैं आपको उसकी मीनिंग बता देता हूं। जब आप लोग पहले डिवीजन करते थे तो आप ऐसे एक छोटा सा ब्रैकेट टाइप बनाते थे, अंदर जो नंबर लिखते थे उसे हम क्या कहते थे, डिविडेंड। ओके, और डिविडेंड को जिससे डिवाइड करना है तो उसे हम क्या बोलते थे, डिवाइजर। और डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट बोलते हैं। ओके, फिर क्वोशिएंट के बाद भी अगर यहां पे नीचे कुछ बचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। क्या कहते हैं हम, रिमाइंडर। यहां पे भी सेम चीज है, जो डिविडेंड है उसे हम a कहते हैं, जो डिवाइजर है उसे हम b कहते हैं। ओके, और यहां पे जो क्वोशिएंट है उसे हम q कहते हैं। फिर उसके बाद अगर यहां पे माइनस करने के बाद कुछ भी रिमाइंडर बचता है तो उसे हम r कहते हैं। ओके, तो यहां पे क्या बोला गया है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, ये जो कंडीशन है वो आपको याद रखनी है। बोर्ड एग्जाम में आपको ये जो थियरम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम है। आपकी पूरी टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे 6 थियरम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये एक थियरम है। ओके, तो ये जो कंडीशन है वो आपको याद रखनी है, जो एमसीक्यूज में पूछते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, पर उसके लिए कंडीशन क्या है, r के लिए कंडीशन क्या है इस फॉर्मूला में, तो कंडीशन क्या है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू r। इसका मतलब क्या, r 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा b से कम रहेगा। b से ज्यादा r कभी नहीं हो सकता, r की वैल्यू कभी भी b से ज्यादा नहीं हो सकती है। ओके, तो इसके बेस पे अब हम 1.1 में कुछ सम्स देख लेते हैं। अब पहली बात, यूक्लिड्स थ्योरम से हम फाइंड क्या करते हैं, यूक्लिड्स थ्योरम से हम कोई भी दो नंबर्स के बीच में HCF फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी एक्सरसाइज 1.1। उसमें पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ, फिर नीचे नंबर्स दिए हुए हैं। तो यहां पे हम क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वाला करेंगे, 135 एंड 225।
यहां पे हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्मूला लगाएंगे और लिख देंगे कि a इज इक्वल टू 225। ऐसा क्यों? बिकॉज 225 इज ग्रेटर देन 135। ओके, फिर b इज इक्वल टू 135। ओके, अब 225 इज इक्वल टू 135 को कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मैक्सिमम 1 से। ओके, क्योंकि 135 टू जा 270 हो जाता है। 225 में से अब हमें 135 माइनस करना है 90। अब इसे ही हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, a को 135 ले लेंगे। ओके, 135 इज इक्वल टू, अब जो 90 था 90 को हम यहां पे रखेंगे b की जगह पे, तो 90 इंटू हम कितना कर सकते हैं, 90 वंजा कर सकते हैं हम। ओके, अब 135 माइनस 90 कितना होता है, 45। तो यहां पे आपका r 45 आया। फिर आपको 90 इज इक्वल टू, अब रिमाइंडर को वापस b की जगह पे रखना है, 45 इंटू 2 प्लस 0। अब जब तक 0 नहीं आता तब तक आपको ये मेथड आगे करते ही रहना है। ओके, अब रिमाइंडर 0 आ गया तो अब यहां पे क्या लिखोगे, HCF इज इक्वल टू, अब यहां पे HCF क्या आएगा, जिस स्टेटमेंट में आपका रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेटमेंट में b की वैल्यू पे जो नंबर दिया हुआ है वही आपका क्या होता है, HCF। ओके, तो यहां पे HCF क्या हो जाएगा, 45। ओके, यहां पे आपका HCF हो जाएगा 45। अब मैं सेकंड वाला करवा रहा हूं, लेकिन थर्ड वाला आपको होमवर्क के तौर पे खुद से करना है। ओके, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं होगा। ओके, अब सेकंड है 196 एंड 38220। अब हमें इन दोनों के बीच में HCF फाइंड करना है। अब सीधी सी बात है, 38220 196 से बड़ा है, तो यहां पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में जो a है वो 38220 होगा। 196 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मैक्सिमम। अब इसमें आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं, कि 196 किसके पास है, किससे करीब है 196, 200 के। तो 200 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका आंसर 38,000 आएगा। 220 को हम बाद में देख लेंगे, 38,000 आंसर आएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,000 आंसर आएगा। 200 इंटू 190, 219 जा 38 और 3 zeros। ओके, तो अब हमें 200 के पास वाला कोई नंबर ढूंढना है। तो आप रफ वर्क में करके देख सकते हैं, 196 इंटू 199, 198, 197, फिर 196। मैंने भी रफ वर्क में करके देखा तो मुझे 195 मैक्सिमम नंबर लगा। ओके, तो 196 इंटू 195 38220 होता है। क्या होता है, 38220। तो यहां पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो HCF क्या हो जाएगा, 196। ओके, तो यहां पे आपका सेकंड वाला भी खत्म हो गया। अगर आप चाहें तो आप याद रख सकते हैं कि 196 इंटू 195 38220 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 थोड़ा लेंदी है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, वो बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा बोला गया है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड
the two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब एक ग्रुप है 616 मेंबर्स का और दूसरा ग्रुप है 32 मेंबर्स का. अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करना है, मतलब कि यहाँ पे सिंपल ही हमको HCF फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है हमको? HCF फाइंड करना है. अब यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा A इज इक्वल टू BQ प्लस R. यहां पे A 616 होगा. क्यों? क्योंकि 616 बड़ा है. 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 करेंगे हम, जो होता है 608. ओके, 32 इंटू 19 प्लस यहाँ पे 616 है तो आपका रिमाइंडर बचेगा 8. फिर 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0. रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हुआ? 8. लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना होगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच द टू ग्रुप्स कैन मार्च इज 8. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन 3 भी यहाँ पे खत्म होता है. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5. ओके, अब ये प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर लेंगे. यहां पे हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट, लेट A बी अ पॉजिटिव. यहां पे हमें ऑड या इवन नहीं डिफाइन करना है, डायरेक्टली इज अ पॉजिटिव इंटीजर. यहां पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट A बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड B be 6. ओके, अब हमने कंडीशन देखी थी अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा जीरो इज लेस देन और इक्वल टू R विच इज लेस देन B. यहां में B क्या है? 6. ओके, B क्या है? 6. तो यहां पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R अब B से कम होनी चाहिए और 0 या 0 से ज्यादा. तो उसमें 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है. 6 नहीं लिखेंगे हम क्योंकि यहां पे क्या है कंडीशन? B से कम. ओके, तो B से कम 5 तक हम लोग जा सकते हैं, उसके बाद नहीं. अब एक एक करके हम वैल्यूज रखेंगे. When R is equal to 0, A is equal to 6q plus R. R की जगह 0 होगा तो डायरेक्टली 6q. तो ये तो इवन नंबर हो गया. ये तो इवन नंबर हो गया. कैसे? क्योंकि 2 इंटू 3q 2 से डिविजिबल है इसलिए. अब दूसरा हम रखेंगे when R is equal to 1 तो A is equal to 6q plus 1. अब इवन नंबर में जब हम 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा? वो नंबर ऑड ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा ना. तो ये ऑड हो गया. फिर when R is equal to 2 A is equal to 6q plus 2. अब इसमें से भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि 2 से डिविजिबल है, तो ये भी इवन हो गया.
तो यहां से आप देख सकते हो कि कौन से ऑड निकले, ये और ये, और वो तीन कौन से, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, जो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही नंबर्स हमारे पास आए। लास्ट में आप क्या लिखोगे, फ्रॉम द अबव ट्रायल्स वी कैन कंसीडर दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज द इंटीजर। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। और लास्ट में आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। अब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका स्क्वायर 3m के फॉर्म में होता है या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है, ये हमें प्रूव करना है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे पहले सम में किया था, a ले लेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर, ओके, और b ले लेंगे 3। b क्या करेंगे हम, 3। अब b 3 है तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r 0, 1 एंड 2, 3 हम नहीं लेंगे। अब एक एक करके हम वैल्यू सपोज करेंगे। व्हेन r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3q, क्योंकि b इज इक्वल टू 3 प्लस 0, तो 3q हो गया। तो यहां पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब यहां पे मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये 3 इंटू 3q स्क्वायर है, ओके। तो अगर हम 3q स्क्वायर को m सपोज कर ले तो, ओके, 3q स्क्वायर को अगर हम m सपोज कर ले तो, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, फॉर सम इंटीजर m, मतलब m एक इंटीजर है। अब 3q स्क्वायर भी एक इंटीजर है, आंसर वो इंटीजर ही आएगा, ओके। तो 3q स्क्वायर को हमने m सपोज कर लिया, तो ये क्या आया, 3m। व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, तो वो क्या हो गया, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ओके। अब यहां से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 9q स्क्वायर प्लस 6q में से हम कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन प्लस 1 में से नहीं। तो यहां पे 9q स्क्वायर प्लस 6q है, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q, क्योंकि इन दोनों में से हमने कॉमन 3 बाहर निकाल दिया। अब प्लस 1 तो बाकी रहा, तो यहां पे प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q को m सपोज करेंगे, ओके। तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, ओके। यहां पे 3m आया और यहां पे 3m प्लस 1 आया। अब हम लेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो a हो जाएगा 3q प्लस 2 और a स्क्वायर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 2 मतलब के 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब यहां पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब 4 है तो उसे मैं 3 प्लस 1 भी तो लिख सकता हूं, तो यहां पे 3 प्लस 1, ठीक है। अब अगर मैं इन तीनों में से कॉमन निकालूं, ये 3 प्लस 1 हो गया
अगर मैं कॉमन निकालू 3 तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और बाहर का प्लस 1 एज इट इज रहेगा। और यहां पे हम 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को m सपोज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ओके, तो पहले वाले में 3m आया था, दूसरे वाले में 3m प्लस 1 और तीसरे में भी 3m प्लस 1। नीचे आप स्टेटमेंट सेम टू सेम लिखोगे, therefore the square of any positive number is either the form of 3m or 3m plus 1। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला है use Euclid's division lemma to show that any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। अब यहां पे क्यूब की बात की गई है। सबसे पहले a को पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, b को 9 और 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b। तो यहां पे पॉसिबल वैल्यूज लिख देंगे, फिर एक एक वैल्यू सपोज करेंगे। r इज इक्वल टू 0 तो यहां पे a क्यूब हो जाएगा, सॉरी a हो जाएगा 9 क्यूब प्लस r की वैल्यू 0 है तो ये 9 क्यूब ही रहेगा और a क्यूब हो जाएगा 729 क्यूब 729 क्यूब। अब इसमें से अगर मैं 9 कॉमन निकाल दूं तो अंदर बचेगा 81 क्यूब। इसे हम m ले लेंगे तो ये हो गया 9m। अब इसके बाद हम लेंगे r इज इक्वल टू, इसके बाद हम लेंगे r इज इक्वल टू 1 तो यहां पे क्या हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1। अब 9 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब, तो यहां पे a प्लस b होल क्यूब की फॉर्मूला क्या होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। 3ab मतलब 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1 तो 3 9 जा यहां पे हो जाएगा 27 क्यूब। अब a प्लस b तो 9 क्यूब प्लस 1। ओके, तो यहां पे हमारा हो जाएगा 729 क्यूब प्लस 27 इंटू 9 243 क्यूब प्लस 27 क्यूब, यहां पे 243 क्यू स्क्वायर आया प्लस 27 क्यूब प्लस 1। ओके, अब इसमें से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूं 9, अंदर आ जाएगा 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब और लास्ट में प्लस 1। ओके, तो ये क्या हो गया, अब इस पूरे को हम m सपोज करेंगे तो 9m प्लस 1। आपका दूसरा वाला आ गया 9m प्लस 1। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम 9 क्यूब प्लस 2 रख दे तो यहां पे 729 क्यूब प्लस 8 प्लस 54 क्यूब इंटू 9 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। फिर आपके पास कुछ ऐसा स्टेटमेंट आएगा और फिर आप 9 कॉमन निकाल देंगे और जितना ब्रैकेट में है उसे m सपोज कर देंगे और लास्ट में जो 8 बचा है वो तो आ ही गया। ये डिफिकल्ट मेथड थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे 3 रख देते हैं तो आपके लिए यही काम आसान हो जाएगा। उसमें भी आपका आंसर 9m प्लस 1 9m प्लस 8 आएगा, लेकिन आपको 8 की जगह सिर्फ और सिर्फ ये 3 वैल्यूज सपोज करनी पड़ेगी। ओके, 9 वैल्यूज की जगह सिर्फ 3 वैल्यूज सपोज करनी पड़ेगी आपको, तो ये इजीएस्ट मेथड हो जाएगा। ओके, यहां पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। अब हम थियरम 1.2 देखेंगे जो 6th थियरम में से
सेकंड थियरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम थियरम 1.2 देखते हैं, जिसे हम फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक भी कहते हैं। ओके, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, as a product of primes, and this factorization can be unique apart from the order in which prime factors occur। अब यहां पे क्या बोला गया है, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, अभी सपोज हम एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 48। कंपोजिट नंबर मतलब जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, और प्राइम नंबर मतलब जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर्स हो, एक वो खुद और एक 1। अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहां पे हमें 2 24 जा मिलेगा, 2 12 जा मिलेगा, फिर 2 6 जा मिलेगा, 2 3 जा मिलेगा और 3 1 जा। अब यहां पे क्या बोला गया है कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के तौर पर दिखाया जा सकता है। कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो आप, ओके। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, मतलब के प्राइम फैक्टर्स कौन से ऑर्डर में अरेंज किए हुए वो मैटर नहीं करता है। अगर मैं यहां पे पहले 3 ले लेता तो भी वो गलत नहीं होता। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, जो जिसमें हम थियरम 1.2 का भी यूज करने वाले हैं। ओके, अब मैं इसमें हर एक हेडिंग्स में एक या दो सम्स कराऊंगा, क्योंकि बाकी सारे सम्स भी सिमिलर होंगे, तो आप वो होमवर्क के तौर पर ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब यहां पे सिंपल हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब पहला नंबर है 148, तो इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 74, 2 इंटू 37। अब 37 पे आके अटक गए हम। 37 एक प्राइम नंबर है, तो 37 1 जा, तो यहां पे आप लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर 148 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 37। ओके, ये हो गया पहला वाला। अब सेकंड वाला है 156, 2 इंटू 78, 2 इंटू 78, फिर 2 इंटू 39, अब 3 इंटू 13, 13 प्राइम नंबर है इसलिए 13 1 जा। अब इसका क्या आ जाएगा, 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो बाकी के 3 फैक्टराइजेशन है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, जैसे अभी हमने देखा वैसे ही। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वहां पे हमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी क्या है, इंटीजर्स है, इनटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये हमें वेरीफाई करना है। अब पहला पेयर है 26 एंड 91, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 26 2 इंटू 13, 13 इंटू 1, तो ये 2 इंटू 13 हो गया। ओके, अब 91 की बारी। ओके, 7 इंटू 13, 13 इंटू 1। अब 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13,
26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। फिर उसके बाद 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। तो यहाँ पे HCF मतलब के जो दोनों में कॉमन है, वो दोनों में कॉमन क्या है 13, तो HCF हो गया 13। ठीक है। अब 26 और 91 का LCM, अब LCM आप कैसे फाइंड करोगे? LCM होता है, अब जो दो नंबर्स जो कॉमन नहीं है, सबसे पहले हम वो लिख देंगे 2 इंटू 7, और यहां पे 13 कॉमन है तो 13 को सिर्फ एक बार लेंगे हम, यानी कि 13 जा 91 होता है, तो 91 2 जा 182। ओके, तो LCM और HCF आ गया। अब हम वेरीफाई करेंगे LCM इंटू HCF, मतलब के 182 इंटू 13 इज इक्वल टू 26 इंटू 91 फाइंड करना है। 26 इंटू 91, तो यहां पे आ जाएगा आपका 2366, और यहां पे भी 2366। लास्ट में आप क्या करोगे? LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो बाकी के दो सम्स भी, सॉरी बाकी के दो पेयर्स भी आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमें क्या करना है, तीन नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें हमें LCM और HCF फाइंड करना है। ओके, पहले क्वेश्चन में जो 3 नंबर्स दिए हैं वो देख लेते हैं। पहला है 12, तो 2 6 जा 2, 3 जा 3, 1 जा, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 15, 3 इंटू 5, 5 इंटू 1, उसके बाद 21 है, 3 इंटू 7, 7 इंटू 1। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। तीनों में एक ही चीज कॉमन है जो है 3, तो HCF तो 3 हो गया। ठीक है, अब जैसे पहले हमने LCM निकाला था बिल्कुल वैसे, अब जो बचा कुछ है वो लिख देंगे पहले, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 3 भले ही यहां पे 3 बार है, लेकिन हम सिर्फ एक बार लेंगे। ठीक है, अब 5 7 जा 35 होता है, अब 2 2 जा 4 होता है, 35 इंटू 4 140, अब 140 इंटू 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 420। तो LCM और HCF तो आ गया। तो बाकी के जो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको खुद से करने हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। यहां पे दो नंबर है 306 एंड 657, इन दोनों का HCF है 9, तो हमें LCM फाइंड करना है। ओके, तो ये जो हमने पहले फॉर्मूला देखी थी, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, तो तब HCF जो था, यहां पे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B था। अब हमें LCM फाइंड करना है, HCF तो है हमारे पास, तो HCF को हम यहां पे नीचे रख देंगे। ठीक है, अब LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, अब 9 इंटू 34 होता है 306। अगर आप रफक में कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22338। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
check whether 6 raised to n can end with the digit 0 or for any natural number n। हम assume करके देखेंगे। पहले हम 6 raised to 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 स्क्वायर रखेंगे तो 36 हो जाएगा, 6 क्यूब रखेंगे तो 216 हो जाएगा। तो यहाँ पे 216 हो जाएगा। अब ऐसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे लेकिन लास्ट में हमेशा 6 ही आएगा। क्या आएगा लास्ट में? हमेशा 6 आएगा। तो 0 तो आएगा ही नहीं, चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो, 6 रेज़ टू 10 भी क्यों ना हो। तो यहां पे तो कभी एंड में 0 आने वाला ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? नो। तो ये तो हमने सपोज करके देखा, लेकिन इसका जो जेन्युइन रीजन हम देंगे वो ये देंगे कि 6 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है। ओके, 2 इंटू 5 करेंगे, कितना भी करेंगे हम, 6 नहीं आएगा, इसलिए वो 0 पे एंड नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद 6 क्वेश्चन में ये 2 नंबर दिए हुए हैं। आपको सिंपली क्या करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, जो आंसर है उसमें 13 प्लस कर दो। यहां पे कुछ भी आंसर आया, ठीक है, वो कॉम्पोजिट होगा, प्राइम नहीं होगा। और फिर यहां पे भी सेम मल्टीप्लिकेशन करो और ये 5 ऐड कर दो, फिर यहां पे जो आंसर आया वो भी कॉम्पोजिट होगा। ओके, फिर आपको लास्ट में क्या लिखना है, x एंड y आर कॉम्पोजिट नंबर्स। यहाँ पे x एंड y मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब एक सर्कुलर पाथ है और 2 जने हैं, ठीक है। एक का नाम है सोनिया और दूसरे का नाम है रवि, ठीक है। अब जो रवि है वो 12 मिनट्स ले रहा है और सोनिया 18 मिनट्स ले रही है। तो दोनों एक साथ अगर स्टार्ट करते एक ही पॉइंट पे, तो कितने मिनट बाद एक दूसरे को मिलेंगे? तो यहां पे हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहां पे 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, यहाँ पे 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो यहाँ पे एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। ओके, तो पहले हम 3 इंटू 2 लिखेंगे जो बचा है, और बाकी का 2 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 3 2 जा 6, तो 6 इंटू 6 36 मिनट्स के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। सो गाइज, यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है, बाकी की 2 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो ओके, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में लिख दो, आपका डाउट वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टाटा।